नमस्कार, मैं राजकुमार आप सभी का लर्निंग विद राजकुमार यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सीटेट के सेकंड पेपर एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं और यह हमारा क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का तीसरे चैप्टर का वीडियो है। इससे पहले दो वीडियोज में हम चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वो वीडियो भी देख लें। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए जो अध्याय 3 है, अध्याय 3 का शीर्षक है आरंभिक नगर। और जो ये आरंभिक नगर है, इस अध्याय में हड़प्पा सभ्यता की बात की गई है। हड़प्पा सभ्यता की। और आप सभी जानते हैं कि जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें हर अध्याय की शुरुआत एक कहानी के माध्यम से की गई है और इस अध्याय की शुरुआत भी एक कहानी के माध्यम से की गई है। देखिए पढ़े क्या है, पुराने भवन का संरक्षण। हम इस वीडियो में जो एनसीईआरटी की जो भी वीडियोज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उनमें जो अन्य तथ्यात्मक जानकारी है वो हम आपके साथ संप्रेषित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो सीटेट की परीक्षा होती है, सीटेट की परीक्षा में वही तथ्य पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए हैं। देखिए हम अलग से भी बहुत सारी चीजें, बहुत तथ्य आपको बता सकते हैं, लेकिन वो सीटेट की परीक्षा में किसी काम के लिए नहीं है। तो हम आपको वही वही बताएंगे जो एनसीईआरटी में है और जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए पुराने भवन का संरक्षण, यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, बस एक कहानी है, पढ़ लेते हैं। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। देखिए वास्तुकला क्या होती है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है, आपके लिए पूछा जा सकता है। वास्तुकला भवन निर्माण की कला होती है, एक शैली होती है, इसी को क्या कहते हैं हम, वास्तुकला। ये भवनों के निर्माण से, इमारतों के निर्माण से संबंधित होती है। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। देखिए जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उनका का जो लगाव है लोगों से जुड़ा रहता है। तो यहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है और यहाँ से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। हड़प्पा की कहानी, ये आपको यहाँ से जो भी बताएंगे वो परीक्षा में पूछा गया है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा प्रस्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। अब यहाँ से महत्वपूर्ण है, लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, उस समय क्या था, 1856, लेकिन परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। 1856 में जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक एक हड़प्पा प्रस्थल मिला। हड़प्पा प्रस्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है, ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। देखिए जो हड़प्पा प्रस्थल था वहां पर पक्की ईंटों की इमारत बनी हुई थी और जो इंजीनियर लोग थे इन्होंने क्या किया कि जो पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जो रेलवे ट्रैक था उसके नीचे जो पत्थर डाले थे वहां पर क्या किया इन्होंने, जो हड़प्पा प्रस्थल से जो ईंटें प्राप्त हुई थी उन्हें उनको बिछा दिया। और इससे क्या हुआ, इससे जो हड़प्पा सभ्यता की, जो हड़प्पा प्रस्थल में जो उसकी महत्वपूर्ण इमारतें थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि जो हड़प्पा प्रस्थल है इसकी जानकारी कितने वर्ष पहले प्राप्त हुई? 150 साल पहले। देखिएगा रे, उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये पूछा जा सकता है कि कितने साल पहले जो हड़प्पा प्रस्थल है इसकी खोज की गई, इसे खोजा गया, इसे लगभग 80 साल पहले, और वो वर्ष था 1921। इसकी जो हड़प्पा की खोज थी वो किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता ही क्यों किया गया?
क्योंकि इस सभ्यता का जो सबसे पहले खोजा गया स्थल था वो क्या था? हड़प्पा। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे, इनका निर्माण कब हुआ था? लगभग 4700 साल पहले हुआ था। जो भी हम अंडरलाइन कर रहे हैं वहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत ज्यादा संभावना है कि जो भी आगामी परीक्षा होंगी उनमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए अगला टॉपिक क्या है। एक मानचित्र दिया गया, आप ये मानचित्र देख लीजिए। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आधुनिक नगर पाकिस्तान के पंजाब सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। ये प्रश्न पूछा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता के बर्तन थे वो कैसे थे? वो मिट्टी के लाल कलर के बर्तन थे और उन पर काले रंग के क्या थे? चित्र थे। पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि प्राप्त हुए हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं वो देख लीजिए, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है। ये आपका मानचित्र है, इस मानचित्र को आप अच्छे से पढ़ें। शायद थोड़ा से जूम करते हैं, आपको दिखाई देगा। बस देखिए, ये आपकी सिंधु नदी है और देखिए जो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रथम स्थल जो खोजा गया था वो क्या था? वो हड़प्पा था। और ये किस नदी के किनारे पर है? ये आपका रावी नदी के किनारे पर है। और जो ये हड़प्पा है, ये हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। और जो गंगेरी वाला है ये भी आपका पाकिस्तान में स्थित है। और जो मोहनजोदड़ो है, ये मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? ये आपका सिंधु नदी पर है और ये भी आपका पाकिस्तान में स्थित है। और जो चनोदड़ो है ये भी आपका सिंधु नदी पर है और ये कहाँ स्थित है? आपका ये भी पाकिस्तान में स्थित है। और जो सूतकाको है ये भी आपका पाकिस्तान में स्थित है। अब जो ये स्थल हमने आपको बताए हैं 5 स्थल, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये कहां पर स्थित है? आपके पाकिस्तान में। कौन कौन से? हड़प्पा, गंगेरीवाला, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, सूतकाको। ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है या पाकिस्तान में स्थित नहीं है। अब देखिए जो ये तो भी हमने आपको 5 बताया, ये कहां पर स्थित है? ये आपके पाकिस्तान में स्थित है। अब देखिए राखीगढ़ी, ये राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? ये भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। और जो कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये आपका भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। और जो आपका धौलावीरा, सुरकोटदा और लोथल ये कहाँ स्थित है? ये आपके गुजरात में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। जो राखीगढ़ी है ये हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। धौलावीरा, सुरकोटदा और लोथल ये कहाँ स्थित है? ये आपके गुजरात में स्थित है। भारत में जितने भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल पाए गए हैं, नगर पाए गए हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा पाए गए हैं वो कहां पर पाए गए हैं? आपके वो गुजरात में ही पाए गए हैं। अब देखिए जो ये नगर थे, इन नगरों की अपनी कुछ विशेषताएं थी और इनकी विशेषताओं से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि पीसीएस और यूपीएससी की परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन नगरों की विशेषता क्या थी? यहाँ से परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा गया है और जो पहली 2-3 लाइनें यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि ये आपका हड़प्पा नगर था, इस हड़प्पा नगर को 2 भागों में क्या किया गया था? विभाजित किया गया था। और एक था ऊंचे पे बना हुआ था और एक नीचे पे बना हुआ था। तो ये बात समझ में आई आपकी। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। जो ये आपका क्या है? ये आपका पश्चिमी भाग है। ये किस पर था? ये जो इसका आकार था, जो साइज था वो क्या था? छोटा था, लेकिन ये ऊंचाई पर बना था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। और देखिए जो आपका पूर्वी भाग था ये क्या था? ये आपका बड़ा था। और ये क्या था? ये नीचे था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। ये आपको ध्यान रखना है, इससे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि जो ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा है? नगर दुर्ग कहा है। जो नगर दुर्ग था
ये आपका पश्चिम में था और ऊंचाई पर था, आकार में छोटा था। निचले हिस्सों को निचला नगर कहा गया है, और जो निचला हिस्सा था वो किस दिशा में स्थित था? ये आपका पूर्वी दिशा में स्थित था और आकार में बड़ा था। इसको क्या कहा गया है? इसको निचला नगर कहा गया। ये परीक्षा में पूछे गए यहाँ से। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। अब देखिए, इनकी चार दीवारी बनाई गई थी, मतलब यहाँ पर दीवार की गई थी, और ये पक्की ईंटों से इनकी क्या की गई थी? दीवारी की गई थी। जो विशेषता है, ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। देखिए, जो हड़प्पा के पुरास्थल है, जो स्थल है, नगर है, उनकी ईंटें बहुत ज्यादा मजबूत थी। तभी तो जब पहली बार पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उन ईंटों को वहां पर इस्तेमाल में लाया गया था। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। और जो हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल हैं, उनकी जो दीवारें काफी चौड़ी थी, और उनकी चिनाई इस तरह करते थे कि जो दीवार है वो काफी मजबूत रहे। और देखिए, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, और यहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। अब जो देखिए, जो भी हम अंडरलाइन कर रहे हैं, यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। और हम आपको दोबारा बार बार बता रहे हैं, वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2024 तक सीटेट के हमने जो 70 सेट हैं, एसएसटी के 70 सेटों का गहन विश्लेषण करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हम वही जो फैक्ट है वही अंडरलाइन करा रहे हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। ये 70 सेट बहुत ज्यादा है, और ये सारे के सारे जो 70 सेट उनमें क्वेश्चन है, ये सारे के सारे डिक्टो एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। और जो भी चीजें हम अंडरलाइन करवा रहे हैं उन पर आपको विशेष ध्यान देना है, वहां से परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर, मतलब उदाहरण के तौर पर, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा गया है। यह परीक्षा में पूछा गया है कि जो महान स्नानागार है, इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि जो महान स्नानागार है, इसके साक्ष्य कहां से मिले आपको? इसके साक्ष्य मिले आपको मोहनजोदड़ो से। आपको ध्यान रखना है कि जो मोहनजोदड़ो से किसके साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिले हमको महान स्नानागार की। किसके? महान स्नानागार के। आपको ध्यान रखना है कि जो महान स्नानागार है, इसके साक्ष्य कहां से मिले हमको? मोहनजोदड़ो से। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। अब आपको ध्यान रखना है कि जो महान स्नानागार है, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, उसे बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये भी पूछा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो नगर से जो महान स्नानागार प्राप्त हुआ है, उसमें रिसाव को रोकने के लिए किस चीज की परत चढ़ाई गई थी? तो चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। और देखिए, जो ये महास्नानागार था, तो इसमें उतरने के लिए इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, जो कि उत्तर दक्षिण दिशा में थी, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। यदि इसकी आपको विशेषताएं याद नहीं रहती हैं, तो आपको दो बातें याद रखनी है कि जो महान स्नानागार था, ये कहां से प्राप्त हुआ था? ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। और इसमें जो पानी के रिसाव के लिए किसकी परत चढ़ाई गई थी? तो चारकोल की। और इसकी विशेषताएं आपको आसानी से याद हो जाएंगी। ये सारी चीजें पूछी गई हैं, और आप इनको बार बार पढ़ें, इनको अंडरलाइन करें। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। ये कई बार पूछा गया है। जो कालीबंगा और जो आपका लोथल है, यहां से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आपके कालीबंगा और लोथल है, कालीबंगा और लोथल से किसके साक्ष्य मिले हैं? अग्निकुंड के। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर क्या होता होगा? यहाँ पर यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से आपको क्या याद रखना है? महान स्नानागार, और वहां से आपको भंडार गृह। कालीबंगा और लोथल से आपको अग्निकुंड ध्यान रखने हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, यहाँ से आपको
बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये जितने भी नगरों की विशेषता है ये आपको याद रखनी है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ जो ये आपको हड़प्पा सभ्यता के जो 10 प्रमुख नगर हैं इनके बारे में ध्यान रखना है कि कौन सा नगर कहाँ स्थित है। एक बार दोबारा बताते हैं आपको। देखिए जो आपका राखीगढ़ी, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, ये सभी भारत में स्थित है। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में स्थित है, कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है, धौलावीरा आपका गुजरात में स्थित है, सुरकोटदा आपका गुजरात में स्थित है और लोथल आपका गुजरात में स्थित है। और जो यहाँ पर विशेषता बताई है यहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, अब इनको इग्नोर नहीं कर सकते। और देखिए ये है आपका महान स्नानागार, और ये महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ आपका मोहनजोदड़ो से। देखिए आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बनी हुई है, यहाँ पर ये आपकी सीढ़ियां बनी हुई है और इसे पक्की ईंटों से बनाया गया है और इसको प्लास्टर का यूज किया गया है। और जो प्लास्टर है उस प्लास्टर पर बाद में चारकोल की एक परत चढ़ाई गई है ताकि इसमें रिसाव ना हो। भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। ये परीक्षा में पूछा गया, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे ये आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। देखिए यहाँ के एनसीईआरटी की जितनी भी लाइनें इससे स्टेटमेंट बना के दे देता है और पूछ लेता है कि ये बात सही है या गलत, इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी। और लाइन बाय लाइन, अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। और जो सबसे अधिक कुएं के साक्ष्य मिले वो आपके धौलावीरा से प्राप्त हुए। अभी आगे बात करेंगे। इन नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अब देखिए जो नगर है, इन नगरों में क्या थे, जो नाले थे वो कैसे थे, ढके हुए थे और उन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। उनकी विशेषता क्या थी, उनमें थोड़ी ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। ये सामान्य बातें हैं। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मैन होल बनाए जाते थे। अब देखिए जो मैन होल है, ये मैन होल किस लिए बनाए जाते थे, ये मेन होल इसलिए बनाए जाते थे ताकि इनकी समय समय पर देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो घर थे, नाले थे और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। पहले प्लानिंग होती थी, उस प्लानिंग के अनुसार ही जो सड़कें हैं, नाले हैं बनाए जाते थे और फिर बाद में घर बनाए जाते थे। आप देख सकते हो यहाँ पर हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई की जा रही है ताकि जो हड़प्पा सभ्यता के हमारे जो पुरानी इमारतें हैं उनको हम संरक्षित कर सकें। नगरीय जीवन, यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो शासक थे लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। कि कौन सी चीज कहां से मंगवाते थे आगे आएगा वहां पर पढ़ेंगे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। ये प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को क्या सोने चांदी की जानकारी थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनको सोने, चांदी, तांबे और कांसे की क्या थी, जानकारी थी, लेकिन उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है उस समय की जो मोहरें हैं उनसे बहुत ज्यादा जानकारी मिली है। और मोहरों पर क्या मिले, उन पर कुछ लिखा हुआ मिला है, एक ऐसी लिपि में लिखा हुआ मिला है जिससे अभी तक कोई भी इंसान
पढ़ नहीं पाया है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। यहाँ पर प्रश्न है एक, नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? देखिए जो मेहरगढ़ है, आपको ध्यान रखना है कि जो ये मेहरगढ़ है, इस मेहरगढ़ से हमें प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। जो मनुष्य के द्वारा जो सबसे पहले उपजाई गई फसल थी वो क्या थी? जो गेहूं। और जो सबसे पहले पालतू बनाए गए पशु कौन से थे? भेड़ बकरी। और उससे पहले की बात की जाए तो आपका कुत्ता है, वो जो सबसे पहले उसे पालतू बनाया गया था। यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दिखे गए हैं, आप ये देख लीजिए। देखिए एक नाले का चित्र है यहाँ पर जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर एक कुआं का चित्र है, ये भी आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और ये हड़प्पा से प्राप्त एक प्राचीनतम मोहर है जिस पर लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये बच्चों के खिलौने हैं। नगर और नए शिल्प, यहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिलती हैं, हम आपको बता चुके हैं कि पुरातत्वविद कौन होते हैं? वे लोग होते हैं जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। आपको ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनको तांबे, कांसे, सोने और चांदी की जानकारी थी, लेकिन उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर आप, ये क्या है? ये क्या है? ये बाट है। क्या है? ये बाट है। और जो बाट थे, ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं पत्थर के बाट। देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। ये पूछा गया है कि जो बाट थी, बाट को किससे बनाया गया था? इनको चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कार्लियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। अब देखिए जो ये क्या है आपके, ये मनके हैं। और जो मनके थे, इन मनके को किसके द्वारा बनाया गया था? इन मनके को बनाया गया था किससे? कार्लियन पत्थर से। किससे? कार्निलियन पत्थर से। ये पूछा गया है कि जो मनके थे, मनके किसके बनाए गए थे? आपके कार्निलियन पत्थर के। और जो आपके बाट थे, बाट किसके बनाए गए थे? ये भी पूछा गया है। ये बाट है, ये आपके चट से बनाए गए थे। और जो आपके मनके थे, मनके आपके कार्निलियन से बनाए गए थे। और यहां भी देखिए नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये भी पूछा गया है कि जो कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया पुरुष है, जो पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? ये मूर्ति आपको कहां से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई आपकी मोहनजोदड़ो से। आप इसे कह सकते हो दाढ़ी वाला व्यक्ति, या फिर इसे पुरोहित भी कहा जाता है। और ये कहां से प्राप्त हुई है? ये आपकी प्राप्त हुई आपकी मोहनजोदड़ो से। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये भी पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखिए जो वो लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उस पर फिर काले रंग से क्या बनाते थे? डिजाइन बनाते थे। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। ये संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ये आपको ध्यान रखना है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी
और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्योन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। जो यहाँ से महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछा जाता है, हम आपको बताते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ये कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा प्रास्थल है, स्थल है जहां से कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कौन सा है आपका? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से आपको कई चीजें ध्यान रखनी है। महान स्नानागार और ये दाढ़ी वाला पुरोहित, और जो कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए, कहां से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। और देखिए इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि जो विशिष्ट वस्तुएं होती हैं, विशिष्ट वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, आम इंसान उनका निर्माण नहीं कर सकता। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ये इसी मूर्ति की बात हो रही है, इसी मूर्ति की बात हो रही है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। और जो फेयोन्स है, इस फेयोन्स के बारे में भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि फेयोन्स क्या है। अभी जान लेते हैं कि फेयोन्स क्या है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। आपको ध्यान रखना कि जो फेयंस है ये प्राकृतिक रूप से इसे पाया नहीं जाता है, इसे मनुष्य के द्वारा बनाया गया था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। अब देखिए फेयंस क्या थी। फेयंस बस एक पदार्थ था जिसमें बालू या फिर जो स्फटिक पत्थर का चूर्ण था उसमें गोंद को मिलाकर बनाया जाता था। जो मिश्रण बनकर तैयार हुआ है उससे क्या होता था, उससे ही वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्योंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये पूछा गया है कि फ्योंस से क्या क्या बनाए जाते थे। मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। देखिए हम वही चीजें बता रहे हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हम ज्यादा बता रहे हैं कि ये परीक्षा में पूछा जाता है, यदि आप लास्ट ईयर के चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे और आपको लगेगा कि जो भी हमने अंडरलाइन करवाया था वो परीक्षा में पूछा गया है और बहुत ज्यादा संभावना है कि यहीं से क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाएंगे। कच्चे माल की खोज में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। ये पूछा गया है कि जो कच्चा माल किसे कहते हैं, आप ये भूगोल में पढ़ेंगे। कच्चे माल का मतलब होता है जो माल हमारे प्रकृति में पहले से उपलब्ध है या फिर उसे किसान या पशुपालकों के द्वारा उत्पादित किया गया है, जैसे लकड़ी, धातु, ये सभी क्या है, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, उनको कच्चा माल कहते हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, क्योंकि कपास का क्या होता है, कपास का उत्पादन होता है, एक फसल है जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का भी दूर दूर से आयात करते थे। अब किस चीज का वो कहां से आयात करते थे ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब परीक्षा में पूछे गए हैं। ये एक इक्का गाड़ी है जो कि खिलौने के रूप में हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। ये देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, यहाँ तक कि पश्चिम एशिया देश ओमान से भी करते थे। अब आपको ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो जो तांबा है, इस तांबे का आयात वो कहाँ से करते थे, दो स्थानों से करते थे। हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान में खेतली जगह है वहां से, और ओमान से। ये दो जगह याद रखनी है आपको, ओमान और राजस्थान। ओमान और राजस्थान से किस चीज का आयात होता था, आपके तांबे का। कांसा बनाने के लिए, अब देखिए कांसा, कांसा कैसे बनता है। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन, देखिए जो टेन
और जब तांबे को मिलाते हैं तो क्या बनता है? आपका कांसा बनता है। ये पूछा भी गया है कि जो कांसा का निर्माण कैसे होता है? जब तांबे और टिन को मिलाते हैं तो जो नई धातु मिलती है वो कौन सी होती है? आपकी कांसा होता है। और जो आपकी देखिए जो तांबा है, इस तांबे को कहां से आयात किया जाता था? राजस्थान और ओमान से। और जो टीन है, इस टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से 10वां बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी वस्तु को कहां से लाया जाता था, कहां से आयातित किया जाता था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ईरान और अफगानिस्तान से आपका टीन को लाया जाता था। और जो आपका तांबा है, इसे राजस्थान ओमान से प्राप्त किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, और जो सोना है, सोने को कहां से प्राप्त किया जाता था? आधुनिक कर्नाटक। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इसमें आपको कौन कौन से याद रखने हैं, जैसे हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो बता दिए हम आपको। एक तो आपको तांबा याद रखना है। तांबा कहां से प्राप्त किया जाता था? तांबा प्राप्त किया जाता था आपका जो तांबा है, इस तांबे को राजस्थान और ओमान से। और जो आपका टिन है, इस टिन को कहां से प्राप्त किया जाता था? आपका ईरान और अफगानिस्तान से। और जो सोना है, इस सोने को कहां से मंगाया जाता था? आधुनिक कर्नाटक से। बस ये आप 4 याद कर लीजिए, आपके हो जाएंगे। जो चित्र दिए गए हैं एनसीईआरटी में, आपको एनसीईआरटी में जितने भी चित्र दिए गए हैं और जितने भी मानचित्र हैं, उनका बहुत गहनता के साथ अध्ययन करना है। वहां से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देखो। एक खिलौना है, दूसरी एक मोहर। देखिए एक आपको एक खिलौना है। अब इस खिलौने से आपको क्या समझ में आता है? इस खिलौने से हमको यही समझ में आता है कि उस समय जो बैलगाड़ी है, इक्का गाड़ी है, उस समय ये प्रचलित होंगी। यदि ये उस समय प्रचलित नहीं होती तो खिलौने के रूप में हमें ये चीजें प्राप्त नहीं होती। और इस मोहर को आपको ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस मोहर पर एक नाव की आकृति बनी हुई है। किसकी आकृति बनी हुई है? एक, आप देख पाएंगे कि एक यहाँ पर नाव की आकृति बनी हुई है। इससे यह पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्र के माध्यम से भी व्यापार करते थे और इस तलीय मार्ग से भी वो क्या करते थे? व्यापार करते थे। ये प्रश्न में पूछा जा सकता है आपसे। क्या पूछा गया? क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो हम बता सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो यातायात के लिए इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, नाव, इनका क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? देखिए इससे पहले के जो अध्याय हैं उनमें हमें पहिए वाले वाहनों की जानकारी नहीं दी गई है। आपको ध्यान रखना ये बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। देखिए एनसीईआरटी में जितने भी चित्र हैं, यदि आप उनका अध्ययन नहीं करेंगे तो वहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बच्चों का खिलौना हल, ये पूछा गया है कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को हल की जानकारी थी? और जो हल है, हल के हमें साक्ष्य किस रूप में प्राप्त हुए हैं? तो ये हमको बच्चों के खिलौने के रूप में हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। देखिए हमको कुछ जानकारी नहीं मिली है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी या फिर पितृ सत्तात्मक। आपको ये ध्यान रखना कि हड़प्पा सभ्यता के से हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और ये बनावली से प्राप्त हुआ है। कहां से? बनावली। और बनावली कहां स्थित है? आपका बनावली स्थित है आपका कहां पर? हरियाणा में। अब ये पढ़ लेते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब जो लोग नगरों में रहते थे उनके लिए भोजन कैसे प्राप्त होता था? लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान भेजते थे। अब देखिए जो लोग शहरों में रहते थे वो तो खेती करते नहीं थे। उनके लिए जो खाद्य सामग्री है, जो लोग किसान और चरवाहे थे वही क्या करते थे? शहरों में पहुंचाते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनकी जो मुख्य फसलें थी वो कौन सी थी? गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। ये परीक्षा में पूछा गया है, आपको ये ध्यान रखना है। देखिए हड़प्पा काल
कि हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे लकड़ी से बनाए जाते थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो लकड़ी की वस्तुएं होती हैं वो एक समय के दौरान क्या हो जाती हैं, वो गल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। हल के आकार के खिलौने मिले हैं, ये कई बार पूछा गया है परीक्षा में। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। और फसलों की जो सिंचाई के लिए क्या किया था उन्होंने, कुएं बनाए थे या फिर जो झीलों का भी निर्माण किया था। देखिए यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो मुख्य फसलें थी वो कौन कौन सी थी। गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको ये आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप इनको अच्छे से याद नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, यदि ऐसे आपके प्रश्न होंगे तो हो सकता है कि आपके ये प्रश्न गलत हो जाए। इसलिए हम जो भी परीक्षा में पूछा गया उसे अंडरलाइन कर रहे हैं और इसको हम दो बार पढ़ रहे हैं ताकि आपको चीजें ध्यान रहे और समझ में आए। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। ये भी पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से पशु पालते थे। इसमें गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां ध्यान रखेंगे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसी फसलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। देखिए अगला टॉपिक क्या है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अब आपको गुजरात के दो स्थल विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, धौलावीरा और लोथल। अब दोनों के बारे में पढ़ेंगे। कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। ये पूछा गया है कि जो धौलावीरा है ये आपका जो कच्छ की खाड़ी है उसमें स्थित है, और वहां पर एक क्या है, वहां पर एक प्रायद्वीप है खदीर बेट। ये खदीर बेट क्या है, ये खदीर बेट एक प्रायद्वीप है और इसी के किनारे क्या बसा हुआ है, आपका धौलावीरा बसा हुआ है। ये पूछा जाता है कि धौलावीरा खंबात की खाड़ी में स्थित है या फिर कच्छ की खाड़ी में, तो आप याद रखेंगे कि जो धौलावीरा है ये धौलावीरा किस में स्थित है, आपका कच्छ की खाड़ी में स्थित है। शायद आपको आसानी से याद रहेगा कि जो धौलावीरा है ये गुजरात में स्थित है और गुजरात में भी कच्छ की खाड़ी में, और कच्छ की खाड़ी में कई प्रायद्वीप है जिनमें एक है खदीर बेत और एक खदीर बेत के किनारे स्थित है। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो धौलावीरा है, धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद पानी। ठीक है, मतलब यहाँ स्वच्छ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। जब हमने हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता पढ़ी थी तो हमने आपको बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो दो भागों में बटे हुए थे। अधिकांश जो नगर थे वो दो भागों में बटे हुए थे, लेकिन अब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो धौलावीरा है ये धौलावीरा कितने भागों में बटा हुआ था, ये धौलावीरा आपका तीन भागों में बटा हुआ था। अभी पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीन भागों में बांटा गया था, कौन सा था, धौलावीरा। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अब देखिए जो बाकी शहर थे, जो नगर थे आपके, जैसे कि लोथल है, मोहनजोदड़ो है, चंदगढ़ है, उनके चारों तरफ ईंटों की दीवारें बनाई गई थी। लेकिन जो आपका धौलावीरा है इसके जैसे कि आप समझिए इसमें तीन भाग थे। जैसे कि आपका मोहनजोदड़ो और क्या था आपका लोथल था, उसमें क्या था, ये आपका ऊंचा भाग था और जो ऊंचा भाग था उसको क्या कहते थे हम, दुर्ग कहते थे। और जो निचला भाग था और जो पूर्व में स्थित था उसे क्या कहते थे हम, निचला नगर कहते थे। लेकिन ऐसे दो नगर स्थित तीन भागों में डिवाइड किया गया था किसको, आपका जो धौलावीरा था उसको ऐसे करके तीन भागों में विभाजित किया गया था। और जो बीच का भाग था इसे मध्यमा बोलते थे और जो पूर्व का भाग था इसे क्या बोलते थे, निचला नगर। और जो ये आपका पश्चिम का भाग था इसे बोलते थे हम दुर्ग नगर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो धौलावीरा है, धौलावीरा को तीन भागों में बांटा गया था और इसके जो तीनों भाग हैं, तीनों भागों की इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। ये भी पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से एक खुला मैदान या फिर प्ले ग्राउंड के साक्ष्य मिले हो, तो कौन सा है वो आपका धौलावीरा, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। अब ये जो जानकारी है तो किसके बारे में हो गई, ये सारी जानकारी होगी आपके धौलावीरा के बारे में। अब जो दूसरा स्थल आपको ध्यान रखना है वो कौन सा है, आपका लोथल है।
गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। अब आपको ध्यान रखना है कि जो गुजरात है, ये गुजरात क्या, ये खंभात की खाड़ी में स्थित है। और जो धौलावीरा था, धौलावीरा किस में स्थित है? वो कच्छ की खाड़ी में। ये छोटे छोटे जो बातें हैं ये परीक्षा में पूछी जाती हैं। और जो आपका लोथल है, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल। अब इससे पूछा जाएगा कि जो लोथल है, ये लोथल किस नदी के किनारे पर बसा था? तो एक साबरमती नदी है और इसकी एक उपनदी जिसका नाम क्या है? भोगवा। इस साबरमती की एक उपनदी है, क्या है जिसका नाम? भोगवा। या फिर ये पूछा जाएगा कि जो लोथल का लोथल किस नदी की उपनदी पर बसा था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? साबरमती। और यही पूछा जाएगा। और यहां से आसानी से किसका कच्चा माल मिल जाता था? बहुमूल्य पत्थरों का। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। जो लोथल जिसके लिए प्रसिद्ध है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ से एक बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये आपके सामने एक तालाब जैसा विशाल संरचना है, ये हड़प्पा सभ्यता का एक प्रसिद्ध क्या था? बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह। और हमने आपको पहले बताया था कि हड़प्पा सभ्यता से एक मोहर मिली है जिससे हमें नाव या फिर पानी के जहाज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो स्थल कौन सा है आपका? लोथल। यहाँ पर देखिए चित्र भी दिया गया है लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। देखिए एनसीईआरटी में जितने भी चित्र दिए गए हैं और उनके बारे में जो भी संदर्भ दिया गया है, उस संदर्भ पर आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि उसके संदर्भ से ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहां संभवतः मन के बनाने का काम होता था। अब ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो मन के बनाने का जो कारखाना है वो कहां से प्राप्त हुआ है? वो भी लोथल से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहां संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े अध बने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। तो इन सभी से क्या जानकारी मिलती है? इन सभी से ये जानकारी मिलती है कि जो लोथल है, लोथल में क्या था? लोथल में मन के बनाने का कारखाना था। देखिए यहाँ पर एक और बॉक्स दिया गया है जिसमें मुद्रा और मुद्रांकन या मोहरबंदी के बारे में बताया गया है। पढ़ लेते हैं, ऐसे प्रश्न पूछने के चांस बहुत कम है। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मोहरों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहरें लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहती है। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। देखिए जो मोहर इसलिए लगाई जाती थी, यदि उस सामान के साथ छेड़छाड़ की गई है तो आसानी से पता लगाया जा सकता था कि इस सामान के साथ छेड़छाड़ की गई है। सभ्यता के अंत का रहस्य, ये परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए हमने आपको शुरुआत में बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, इन नगरों का निर्माण कब हुआ था? नगरों का निर्माण कब हुआ था? कुछ डेट्स हैं वो आपको याद रखनी है। 4700 वर्ष पहले, 4700 वर्ष पहले, लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। और 3900 साल पहले से माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता का अंत शुरू हो जाता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो 2900 साल पहले अचानक इसका अंत नहीं हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, इसका पतन होते चला गया, लेकिन एक साथ नहीं हुआ। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये आपकी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान
और ये बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। पूरे क्षेत्र में एक साथ बाढ़ नहीं आ सकती। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े-बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। देखिए, यहाँ से परीक्षा में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो आपको यही ध्यान रखना है कि कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, कुछ का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। आपको ध्यान रखना है, कुछ का कहना है कि नदियां सूख गई थी और कुछ विद्वानों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था और कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी। ये तीन बातें ध्यान रखनी है। नदियां सूख गई थी, जंगलों का विनाश हो गया था और कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि पूरी सभ्यता बाढ़ और नदियों के सूख जाने से समाप्त हो गई। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया और ये भी पूछा जा सकता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान कि सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। तो बस आज का जो अध्याय 3 था, आरंभिक नगर, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा और हमने आपको वहां बताया, हर वो तथ्य बताया जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि ये आपको वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके ये भी बताएंगे कि जो एसएसटी की पेडागोजी है, जो शिक्षण शास्त्र है, उसके लिए वीडियो बनानी चाहिए या पहले जो ये क्लास है, ये क्लास पूरी करनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।